हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12th हाउस के बारे में और 2-3 वीडियोस में इसको मैं कवर करूँगा क्योंकि बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है। इसको एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। बहुत खुशी हो रही है मुझे दोस्तों, बहुत व्हाट्सअप मेरे पास आ रहे हैं, मेल्स भी आ रही हैं कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियोस से। तो जितना भी मेरे पास ज्ञान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना भी है वो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करने की। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। और वीडियो आरम्भ करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। एक नया कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया है आज से ही। आप मुझे अपने प्रश्न भेज सकते हैं जिसमें सिर्फ मैं एक प्रश्न का आंसर दूंगा और वो रिलेट होगा, कोई क्वेरी होती है अगर आपकी कोई वीडियो को लेकर, जैसे मैं कोई वीडियो बनाता हूं, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। तो एक प्रश्न पहले मैं लेने जा रहा हूं, ये संजय जी का है, पुणे महाराष्ट्र से। और उनका एक क्वेश्चन था कि वक्री ग्रह कैसे और देखे जाते हैं। तो देखिए, उन्होंने मुझसे यह पूछा है कि अगर केंद्र में शुक्र देव 7 नंबर राशि में हो, मकर लगन की कुंडली हो, केंद्र में शुक्र देव 7 नंबर राशि में हो और वो वक्री हो जाए तो क्या शुभ माने जाएंगे या अशुभ माने जाएंगे। तो संजय जी, मैं आपको इसका उत्तर देना चाहता हूँ। वक्री ग्रह 3 गुना चेष्टा बली होते हैं, पहली बात ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और मकर लगन के लिए शुक्र देव जो है एक योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं। जब भी इस तरह का योग बनता है कुंडली में, मंगल देव मान लीजिए मेष राशि में है लेकिन लगन से केंद्र में है और रोचक योग बना रहे हैं, या शुक्र देव मालव्य योग बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वो 3 गुना ज्यादा बली हो जाते हैं। किसी योग कारक प्लैनेट का अच्छी जगह पे कुंडली में बैठना और वक्री हो जाना, ये अपने आप में ही एक, जिसको कहते हैं वरदान है आपको भगवान का। बहुत ही शुभ रिजल्ट वो प्लैनेट आपको देते हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है। तो ये क्लासिफिकेशन है संजय जी। कोई भी लगन के लिए एक शुभ प्लैनेट जब वक्री होगा, अच्छे भाव में होगा और अच्छे ग्रहों से दृष्ट होगा तो बहुत ज्यादा बली होगा। लेकिन कोई वक्री ग्रह अगर अशुभ होगा आपकी कुंडली में और वक्री हो जाएगा और एक शुभ भाव में बैठेगा तो फिर उन शुभ भावों को वो खराब करेगा। तो ये थोड़ा सा नियम है, आपको याद कर लेना है। इसमें एक एग्जांपल और मैं ऐड कर देता हूँ। अभी रिसेंटली ही मैंने एक चार्ट देखा है, मेष लगन की कुंडली में शनिदेव कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो 11वें भाव में आ जाती है। एकादश जिसको कहते हैं 11th लॉर्ड बन जाएंगे, वो कभी भी शुभ नहीं होते हैं। यही शनिदेव अगर 7th हाउस में आके बैठ जाते हैं, 7th हाउस में विराजमान है, तो यहाँ पे वो ऊंच के हो जाएंगे। प्लस अगर ये वक्री भी हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए शनिदेव एक खराब रिजल्ट देने वाले हैं आपको। पॉजिटिव रिजल्ट ये होगा क्योंकि उनको अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। पश्चिम दिशा में शनिदेव को दिग्बल स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो क्या होगा, विवाह आपका अवश्य हो जाएगा, परंतु हस्बैंड और वाइफ में व्यूज नहीं मिलेंगे, आपस में दोनों का तालमेल सही से बैठेगा नहीं। और जैसे ही कोई दशा खराब आती है या शनिदेव पर और बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा तो हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो जाएगी। तो इसको आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। प्लस इसमें एक चीज और है जो लास्ट मेरी मिस हो गई थी, वो मैं अभी ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। नक्षत्रों को भी आप इसमें देख सकते हैं। मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं, मेष लगन में शनिदेव 7th हाउस में है, तुला राशि में है, ऊंच के हैं, वक्री हो गए हैं और राहु देव के नक्षत्र में है। तो जब भी अगर राहु देव की अंतर्दशा पहले आ जाती है या राहु देव जिस राशि में कुंडली में होंगे उस प्लैनेट की अंतर्दशा आपको पहले आ जाती है, तो वैवाहिक संबंधों में कुटिलता आना बिल्कुल तय होता है। हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव होगा, सेपरेशन हो सकती है। और अगर
शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे कुंडली में तो डाइवोर्स होना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। तो ये क्लासिफिकेशन आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर ऐसे करनी है। इसके ऊपर और मैं आने वाले समय में वीडियोस बनाऊंगा, अभी इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा कि और इसमें आपको क्या क्या देखना होता है। तो कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप मुझे मेल पे सेंड कर दीजिए। तो आइए अब 12th हाउस के बारे में बात करते हैं। 12th हाउस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हाउस है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ से उसका जीवन आरंभ होता है, लगन से। लगन मतलब जो भी राशि उसको लगन में मिलती है वहां से उसका जीवन आरंभ होगा और घूमते घूमते पूरा चक्र अपने जीवन का एक पार करता है और 12वें घर में जब वो आता है तो ये क्या है? ये अंत है दोस्तों। आपके जीवन का अंत जब भी 12वें घर का संबंध 8th हाउस से बनेगा और आपकी मारक की दशा चल रही है और उसमें 12th लॉर्ड भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि अंत समय किसी भी चीज का आ चुका है। जब तक 12वें घर के स्वामी उसमें रोल प्ले नहीं करेंगे किसी चीज का अंत होना मुश्किल होता है दोस्तों। तो ये इस तरह से आप लॉजिक समझ सकते हैं इसको। अब 12वां घर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को सिग्निफाई करता है, वो है आपके खर्चे। कहाँ पे आप खर्चा करेंगे? आप पैसा कमाते हैं, पैसा जोड़ते हैं सेकंड हाउस से, यहाँ से आप इनकम करते हैं, यहाँ से आप कार्य करते हैं, यहाँ का भाग्य साथ देता है, लेकिन पैसा कमाने के बाद आप खर्च कहाँ करेंगे, उसको इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? तो ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। और 12वें भाव से बहुत सारे ऐसे कारकत्व हैं, 90 कारकत्व आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा 2-3 वीडियोस में, जो 12वें भाव से आप देख सकते हैं। तो पहले एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि 12वें भाव के स्वामी, एक चीज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये खर्चे के स्वामी है। तो खर्चा कहाँ कहाँ पे व्यक्ति करेगा, ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मैं एक प्लैनेट लेता हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। राशि क्लासिफिकेशन और प्लैनेट की क्लासिफिकेशन ये आने वाली वीडियोस में और क्लियर करूंगा। 12वें घर के स्वामी यानी आपके खर्चे के स्वामी लगन में ही आके बैठ गए तो व्यक्ति खर्चा करना कहाँ पे पसंद करेगा, कैसी उसकी नेचर हो जाएगी? खर्चा करेगा वो अपने ऊपर, अपनी खुशियों को या अपनी जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं उसको पूर्ण करने के लिए अपने ऊपर ज्यादा खर्चा करना पसंद करेगा। यही शुक्रदेव अगर यहाँ चले जाते हैं दूसरे भाव में तो अब क्या होगा? खर्चे के स्वामी आपके सेकंड हाउस में आ गए, जो कि खान पान का भाव है। अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक वीडियो आई थी और लगभग 50 साल उनकी एज है उस व्यक्ति की। उनकी वाइफ की क्वेरी आई थी मेरे पास कि मेरे जो पतिदेव हैं खाने पीने में बहुत पैसे खर्चते हैं और किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। उनकी कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन है। 12वें घर के स्वामी खान पान के घर में जब बैठ जाते हैं दूसरे भाव में तो व्यक्ति बहुत शौकीन हो जाता है खाने पीने का और एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा पैसा भी वो उस पर खर्चता है। तो इस तरह से आपको देखना है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है दोस्तों, एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सी चीजें हम इससे देख सकते हैं। 12वें घर के स्वामी जब दूसरे भाव में आएंगे तो धन और विदेश का संबंध बनता है। कोई रिलेटिव आपका विदेश में रह सकता है जो पैसे से लेकर आपकी हेल्प करेगा। तो प्रेडिक्शंस बहुत सारे निकल के आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ बेसिक तौर पे, ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपके मन में ही क्लियर हो जाए। अब 12वें घर के स्वामी अगर तीसरे भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति कहाँ खर्चा करेगा? व्यक्ति खर्चा करेगा छोटी छोटी जर्नीज में। उसको घूमने फिरने का अगर शौक होगा तो छोटी जर्नीज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, वहां पे खर्चा करेगा। अपने मित्रों के ऊपर खर्चा कर सकता है, अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्चा कर सकता है और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए बेसिक्स बता रहा हूँ। अगर 4th हाउस में 12th लॉर्ड आ जाते हैं तो इस केस में क्या होगा? व्यक्ति अपने सुख साधनों को पाने के लिए उनमें ज्यादा खर्चा करना पसंद करेगा या अपनी फैमिली की जो सुख सुविधाएं होती हैं उन पे खर्चा करना पसंद करेगा।
कुछ लोगों की कुंडली में इस तरह के अगर योग होते हैं और उनको व्हीकल्स लेने का, वाहन लेने का बहुत ज्यादा शौक होगा, तो वहां पे भी वो खर्चा करना बहुत पसंद करते हैं। अगर यही 12वें घर के स्वामी पंचम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, खर्चा होगा आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। अपने आप को आप हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उस पर खर्चा करेंगे आप। अब अगर 12वें घर के स्वामी छठे घर में आ जाते हैं तो आप खर्चा करेंगे रोग के ऊपर, क्योंकि ये रोग का भाव है या कर्ज लेने का भाव है। कर्ज लेने में बहुत ज्यादा ऐसे लोग इच्छुक रहते हैं। अब 12वें घर के स्वामी अगर 7th हाउस में आ जाएंगे तो ये एक बहुत टिपिकल योग है। जिनकी भी कुंडलियों में इस तरह के योग होंगे, ये अभी आने वाले समय में आपको मैं जब 12वें घर के सिग्निफिकेशंस बताऊंगा, उनके कारकत्व बताऊंगा, तब आपको डिटेल में बताऊंगा। 7th हाउस ऑपोजिट सेक्स होता है दोस्तों। 7th हाउस विदेश भी है। 7th हाउस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी देखा जाता है। 7th हाउस से आपकी डेली वेजेस जो होती हैं, डेली आप क्या कमाते हैं, वो देखा जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जब बनेंगे तो व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स के ऊपर पैसा खर्चना पसंद करता है। उसके शौक इस तरह से हो जाते हैं जिसमें फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर ये मेल का चार्ट होगा तो फीमेल्स के ऊपर पैसा खर्चना या अपनी पत्नी के ऊपर पैसा खर्चना, विदेश में ट्रेवल करने के ऊपर पैसा खर्चना। यही शुक्रदेव अगर 12वें घर के स्वामी अष्टम भाव में आ जाएंगे तो व्यक्ति गुप्त रूप से पैसा खर्चता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। दोस्तों ये थोड़ा सा डीपर हाउस है, इसके बारे में ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं 8th हाउस के बारे में। ये गुप्त सेक्स का भाव है दोस्तों, तो इस पे और ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लैरिफाई हो गया होगा कि जब 12वें घर के स्वामी यहाँ आ जाते हैं और 12वें घर पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होता है तो व्यक्ति इस तरह की जगहों पर जाकर पैसे जो है अपने वेस्ट करता है, खर्चता है। अब अगर 12वें घर के स्वामी 9वें भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति पैसा खर्चेगा विदेश जाने के लिए, विदेशी यात्राएं करने के लिए, धार्मिक यात्राएं करने के लिए। अपने पिता के ऊपर वो पैसा खर्च सकता है दोस्तों। किसी तरह से दान पुण्य करने पर भी वो पैसा खर्च सकता है। अब 12वें घर के स्वामी अगर 10वें घर में आ जाते हैं तो ये व्यक्ति क्या करेगा, व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय में और पैसा लगाने की वो चेष्टा करेगा। जो कमाएगा वो उसमें ही लगाता जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा सीवियर कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन किसी के भी चार्ट में बनता है, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लॉस होने का उसमें बहुत ज्यादा डर रहता है। तो ऐसे लोगों को जिनके 12वें घर के स्वामी 10वें घर में आके विराजमान है, कमीशन बेस आपको हमेशा काम करना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, कमीशन बेस। जॉब करते हैं तो सिंपल आप जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 12वें घर के स्वामी अगर 11वें भाव में आ जाएंगे तो आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर तरह का खर्चा करना पसंद करेंगे दोस्तों। अगर 12वें घर के स्वामी 12वें घर में ही आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट होंगे तो खर्चा शुभ चीजों पे होगा, धार्मिक चीजों पे होगा। लेकिन यहाँ पे अगर अशुभ प्लैनेट आ जाएंगे तो फिर खर्चे का जो रूप होता है वो एक इंजॉयमेंट पर्पस के लिए हो जाता है। विदेशों में घूमना, इंजॉय करना, डिफरेंट लोगों के साथ मिलना, ये सब उस केस में देखा जाता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक कारकत्व हैं जब 12वें घर के स्वामी जो हैं डिफरेंट हाउसेस में मूव करते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक प्रेडिक्शन है। इसमें अभी नक्षत्रों को आपको जोड़ना है, राशियों को जोड़ना है, कौन सा प्लैनेट उन पे दृष्टि डाल रहा है उसको जोड़ना है। तो बहुत सी चीजें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन ये जनरली प्रेडिक्शन भी अगर आप करेंगे किसी की कुंडली देखकर तो वो गलत नहीं होंगी दोस्तों। तो अब और आगे बढ़ते हैं। 12वें घर से और हम क्या देख सकते हैं। एक्सपेंसेस के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, व्यय भाव मैंने आपको बता दिया। 12वां घर दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मेल चार्ट है, 12वां घर दूसरी पत्नी का होता है दोस्तों। मिस्ट्रेस, अपनी पत्नी के अलावा जब आपके जीवन में कोई और फीमेल आ जाती है
उसके ऊपर खर्चा करना या उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी वो 12वें घर से देखी जाती हैं। उसमें फिर कंडीशन ये होती है कि 12वां घर या 12वें घर के स्वामी पीड़ित होने चाहिए, साथ साथ 7th हाउस यानी सप्तमेश भी कुंडली में पीड़ित होने चाहिए। जब ये दोनों भाव एक साथ पीड़ित होंगे तब व्यक्ति के जीवन में एक दूसरी फीमेल आ जाती है, अपनी पत्नी के अलावा एक और उसके जीवन में गुप्त रूप से कोई जो महिला है वो आ जाती है। तीसरा पर्सन, अगर फीमेल चार्ट आप देख रहे हैं, फीमेल चार्ट में इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको दिखते हैं, 12वें घर के स्वामी लगन में आ जाते हैं, किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन में, अगर तीसरे घर के स्वामी लगन में आ जाते हैं, किसी मित्र की इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन में, साथ में 12वें घर के भी स्वामी बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल कंफर्म होता है कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है जो बहुत क्लोज है, आपका मित्र हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है। तो इस तरह से 12वें घर से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखा जाता है दोस्तों। 12वें घर से आप देख सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों का व्यवसाय, कितना उसमें वो तरक्की करेंगे, कितनी उनमें जो है फेलियर होगी, ये 12वें घर से आप देख सकते हैं। कैसे, इसको मैं लॉजिकली आपको प्रूव करके बताता हूं। ये घर जो होता है, तीसरा भाव जहां पे मैं ये एरो बना रहा हूं, ये छोटे भाई बहनों का भाव है दोस्तों, ये आपके मित्रों का भाव है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव, तीसरे भाव से 10वां भाव जो है आपके छोटे भाई बहनों का कर्म स्थान है, व्यवसाय का स्थान है। तो अगर तीसरे भाव के स्वामी कुंडली में पीड़ित होंगे, साथ साथ 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी कुंडली में पीड़ित होंगे, तो आपके छोटे भाई बहनों के प्रोफेशन में हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में तीसरे घर के स्वामी जो है वो छठे घर में आ जाते हैं और यहाँ से सीधा वो 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे। वो अब डिपेंड करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट, शुभ प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है, या एक उस लगन के लिए एक पापी प्लैनेट है। तो वहां से आप ये जज कर सकते हैं जो आपके छोटे भाई बहनों का प्रोफेशन होगा उसमें प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा मैंने गलत यहाँ पे बोल दिया। अब चौथे घर से मैं आपको बताता हूँ। 12वां घर जो होता है चौथे घर का भाग्य स्थान है दोस्तों। तो 12वां घर अगर पीड़ित होगा तो आपके सुख में भी कमी आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जब कुंडली मिलान की जाती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चौथे घर से 9वां, 4th हाउस, आपका सुख भाव। जब विवाह होता है तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सुख भाव है। अगर ये पीड़ित हो जाएगा या इससे 9वां भाव पीड़ित हो जाएगा तो आपको विवाह सुख में कमी आने लग जाएगी, घरेलू सुख में कमी आने लग जाएगी, घर पे बहुत ज्यादा झगड़ा हो सकता है कुछ चीजों को लेकर। लेकिन वो कब होगा? मान लीजिए अगर 12वें घर में किसी की कुंडली में सूर्य देव विराजमान है, ये एक पहला नेगेटिव फैक्टर होता है। मंगल देव भी जब 12वें घर में रहते हैं तो मांगलिक जो योग है वो बनता है। लेकिन सूर्य देव भी अगर इन हाउसेस में रहते हैं, ये इसमें ऑलरेडी मेरी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है कि जो पापी ग्रह होते हैं वो मंगल देव की तरह ही रिजल्ट देते हैं जब उन हाउसेस में बैठते हैं। लेकिन मंगल देव का एक रिजल्ट देने की जो नेचर है वो डिफरेंट होती है, बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। लेकिन दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके रिजल्ट देने का जो सिस्टम होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, आराम आराम से रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य देव अगर 12वें घर में आपके आ जाते हैं तो सुख स्थान का जो भाग्य स्थान है वो पीड़ित हो चुका है। सूर्य देव अगर एक अग्नि तत्व राशि में होंगे, धनु राशि में होंगे, अग्नि तत्व राशि है, या किसी अशुभ ग्रह की राशि में होंगे, शनिदेव की राशि में हो अगर 12वें घर में,
तो बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव मिलता है। और उसी समय आपके चौथे घर में भी अगर बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंच रही है, मान लीजिए यहाँ केतु देव विराजमान है, सूर्य देव यहाँ विराजमान है, तो क्या होगा, 12वें घर की अगर आपको दशांतर दशा चल रही होगी किसी तरह से, या उससे रिलेटेड किसी प्लैनेट की दशांतर दशा चल रही होगी, तो विवाह में सेपरेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये भाव भी विवाह के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये भाव भी विवाह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हर भाव से 12वां भाव जब आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो किसी न किसी रिलेटिव का, किसी न किसी आपके कारकत्व को ये सिग्निफाई करता है। तो इस तरह से चीजों को आपको एनालाइज करना है। दोनों भाव वहां पीड़ित होंगे तभी उस तरह का रिजल्ट जो है देखने को मिलता है दोस्तों। अब लास्ट पंचम भाव के बारे में आपको और बता देता हूं। ये आपकी संतान का भाव है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 12वां भाव पंचम भाव से अष्टम भाव है, तो संतान की हेल्थ का भाव माना जाता है दोस्तों। ये 12वां भाव अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, साथ साथ पंचम भाव भी अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, या दोनों के जो स्वामी होंगे वो भी पीड़ित होंगे कुंडली में, तो क्या होगा, आप खर्चा करेंगे अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर। आपका बच्चा बीमार रह सकता है अगर वो दशाएं उस पीरियड में आपकी कुंडली में चल रही होंगी। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। लेकिन इस तरह के योग जब कुंडली में बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी जब अष्टम में चले जाते हैं, तो 12वां घर क्या होता है, विदेश। तो आपके जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, तो उस फीस के ऊपर आप खर्चा करेंगे। ये भी आप 12वें भाव से देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैं पंचम भाव तक ही विराम दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको सेकंड पार्ट में और कंटिन्यू करेंगे, बाकी हाउसेस के बारे में और बताऊंगा, प्लस 12वें भाव से और हम क्या क्या देख सकते हैं। तो 12वां भाव एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सिग्निफाई करता है, वो है विदेश सेटलमेंट। 12वां भाव ही डिसाइड करता है दोस्तों विदेश में सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी। और एक चीज को 12वां भाव सिग्निफाई करता है, वो है आपस में हस्बैंड वाइफ का आपस में सेक्सुअल रिलेशन कैसा रहेगा, किस तरह से वो बिहेव करेंगे सेक्सुअली। अगर 12वां भाव बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मान लीजिए 12वें भाव पे मंगल देव, राहु देव और शनि देव, इन तीनों ग्रहों का मिलकर प्रभाव होगा, और साथ साथ सप्तमेश भी कुंडली में पीड़ित हो, या 7वें भाव पर भी बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा, या 7वें भाव के स्वामी किसी खराब जगह में जाके बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह कर सकता है। या अगर वो विवाह नहीं करता है, कुंडली में अगर शुक्र बलवान है, तो दूसरा विवाह का योग नहीं बनेगा। उस केस में क्या होता है, मिस्ट्रेस वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, एक पत्नी के अलावा एक गुप्त रूप से दूसरी जो पत्नी जीवन में रहती है, लेकिन उससे लीगल संबंध नहीं होता है, जिसको आप एक लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, ये भी 12वें भाव से देखा जाता है। अट्रैक्शन टूवर्ड्स अदर फीमेल्स, ये आप 12वें भाव से देख सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन यही होती है, 12वां भाव बुरी तरह से पीड़ित होना चाहिए, या 12वें भाव के जो स्वामी हैं वो बुरी तरह से पीड़ित होने चाहिए, साथ साथ सप्तमेश या 7वां भाव भी बुरी तरह से पीड़ित होना चाहिए, तब उस तरह का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको कुंडलियों के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूं सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।